नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की सीरीज में हम लोग जीएस के एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सभी लोग तैयार कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण। द्रव की बूंद का जो गोलाकार हो जाना इस किसका कारण होता है। तो द्रव की जो बूंद होती है वो कम से कम क्षेत्र घेरना चाहती है, इसलिए उसमें पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, द्रव की बूंद क्या होती है, गोलाकार हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी का मान 4 ऑप्शन नीचे है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है। विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। नियत रहता है कि पृथ्वी की सतह की ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो देखो जैसे पृथ्वी है आपका, ऐसे अंडाकार होती है, यहाँ से दूरी कम है, ये ध्रुव होता है, विषुवत रेखा ये है विषुवत रेखा। तो पृथ्वी के पृथ्वी के तल से अंदर जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पे जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पे जी का मान क्या होता है, घटता है। और जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, त्वरण है ना। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे बढ़ता है, तो ये गलत है। नियत रहता है, नियत कहाँ रहता है, कम ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी गलत है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, अधिक नहीं होता, कम होता है, ध्रुवों पे ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पे कम होता है। हाँ, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान कम होता जाता है, और केंद्र पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। अलग और विषम बताना है। तो आर्गन है, नियान है, जिनान, हाइड्रोजन है। तो आर्गन, नियान, जिनान और हाइड्रोजन, इन सब के बारे में पीरियोडिक टेबल के तत्व हैं। अब अगर आपने इसके बारे में सब पढ़ा है तो पता है कि आर्गन, नियान और जिनान ये सब क्या है, अक्रिय तत्व हैं। ये सब हैं अक्रिय तत्व। ठीक, अक्रिय गैस से हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अलग है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाएंगे हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर में कहा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, C/100 बराबर F-32/180 होता है। ठीक है, बराबर K-273/100 बराबर R/80। ये सब आपस में बराबर होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। हमको पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो C का मान 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो C की जगह पे 0 रख देंगे, बटे में 100 और बराबर F-32/180 फ़ारेनहाइट निकालना है। अब देखो ये जाके यहाँ गुणा हो जाएगा तो पूरा 0, तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। 0 बराबर F-32 हो जाएगा। अभी 32 इधर आ जाएगा तो F बराबर कितना हो जाएगा, 32 के बराबर। तो इसका मतलब है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो सक्रियता की आविष्कार किसने किया था,
तो हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था और बेकुरल ही इसका मात्रक भी होता है, सक्रियता की इकाई भी क्या होती है, बेकुरल होती है। इसके बाद रेडियो धर्मिता, इसी में पढ़ते हैं हम लोग, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता, इन सब में आपका बेकुरल, हेनरी नहीं, क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना है ना, क्यूरी, मैडम क्यूरी, और आपका रदरफोर्ड, ये सारे रेडियो धर्मिता की इकाई में आते हैं, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ योगदान है। मैक्स प्लांक के बारे में सुना है, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम सिद्धांत, ठीक, क्वांटम सिद्धांत। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, है ना। हर्ट्ज के बारे में जानते हैं, आवृत्ति के बारे में बताया था, आवृत्ति की मात्रा क्या है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाएंगे हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर में कहा गया कि उस यौगिक का नाम बताएं जो Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो SO4 का मतलब होता है सल्फेट, क्या होता है, सल्फेट होता है, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस का मतलब है कि आपका ये एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाएंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया का एक उदाहरण है। देखो ये रिएक्शन से क्वेश्चन एलपी में आते हैं, ठीक है, एलपी के क्वेश्चन, और एनटीपीसी में भी आ जाते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सी अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ली जाती है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा ली जाती है वो ऊष्मा शोषी होता है, और जिसमें दी जाती है ऊष्मा क्षेपी हो जाता है। तो इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट के अपघटन में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा कि ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं। ब्रॉन्ज मतलब होता है क्या, कांसा, कांसा होता है। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, कांसा। तो कांसा किसका किसका मिश्रण होता है, कांसा किसका किसका मिश्रण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तांबा और टिन का मिश्रण होता है कांसा। तांबा और जिंक का मिश्रण क्या होता है, पीतल, पीतल होता है। और लेड और टिन का मिश्रण क्या होता है, तो लेड और टिन का मिश्रण से हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, जोड़ने में काम करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए लेड और टिन का मिश्रण का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 के बाद 9 नंबर में आ जाएंगे। 9 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई, किसके द्वारा विकसित की गई, तो देखो ओरल पोलियो जो वैक्सीन है, जो पोलियो है, पोलियो का टीका लेते हैं ना हम लोग छोटे से, तो पोलियो एकमात्र ऐसा टीका होता है जिसमें इंजेक्शन नहीं होता, बाकी हम ओरल मतलब मुंह से लेते हैं इसको, डायरेक्ट मुंह में। तो ओरल मतलब है कि एकमात्र ऐसा इंजेक्शन जिसको हम मुंह से लेते हैं। तो इन दोनों, वैसे इसमें जोनास साल्क और अल्बर्ट सॉबिन दोनों ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी, लेकिन जब पूछा जाए कि ओरल, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सॉबिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट सॉबिन। जोनास साल्क ने भी इसकी खोज की थी पोलियो की, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन खोज किसने किया है, अल्बर्ट सॉबिन ने। इसके बाद एडवर्ड जेनर का नाम सुना होगा, कि सबसे पहले टीके खोज, सबसे पहला टीका मतलब इंजेक्शन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने, वो भी किस चीज़ के लिए, चेचक के लिए।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक की खोज की थी, जिसको हम लोग ज़्यादा ही यूज करते हैं आजकल, क्योंकि जो भी डॉक्टर दवा देता है साथ में एंटीबायोटिक लगा के ही देता है। और कौन सा एंटीबायोटिक खोजा था? तो पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएंगे हम 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है? देखो, प्रजनन का मतलब है, प्रजनन कोई भी करते हैं तो कुल मिला के संतान प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे होता है डीएनए कॉपी तैयार करना, मतलब डीएनए की प्रति तैयार करना होता है। ठीक है, एमआरएनए का काम क्या होता है? तो एमआरएनए होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका काम होता है संदेश पहुंचाने के लिए। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए संदेश पहुंचाना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश मतलब मैसेंजर, और मैसेंजर मतलब एम से मैसेंजर आरएनए होता है, इसीलिए कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाएंगे 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कीट, जो कीट होते कीट निम्नलिखित से संबंधित है। जो कीट होते हैं वो किस संघ में आते हैं? तो जो कीट होता है वो आता है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ। ठीक है, सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। इसमें लगभग 10 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, एनिलिडा में क्या आता है? जैसे केचुआ आता है, केचुआ। सिलेंट्रेटा में आता है समुद्री जीव, जितने भी समुद्री जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े समुद्री वाले। पोरीफीरा में जैसे आपका आता है स्पंज, स्पंज का नाम सुना होता है, स्पंज। ठीक है, स्पंज का उपयोग करते हैं हम लोग स्पंजी बनाने के लिए, रोटी वोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाएंगे हम लोग 12 नंबर में। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, है ना। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन पता है, मस्तिष्क का कोशिका को कहते हैं, मस्तिष्क की कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। या मस्तिष्क की कार्यात्मक की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाएंगे हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टी किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो जो जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत तो ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए उसका पहले एंजियोप्लास्टी किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर रक्त का स्राव, जो मतलब बहाव होता है, वो बंद हो जाता है, तो उसको बहाने के लिए तुरंत एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो हृदय रोग में, ठीक है, एंजियोप्लास्टिक होता है। कुष्ठ रोग क्या होता है? जिसमें आदमी का शरीर गलने लगता है, लेप्रोसी कहते हैं इसको, लेप्रोसी। मधुमेह क्या होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। क्या होता है? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय की बीटा सेल से। ठीक है, कैंसर पता ही है, कैंसर कैसे होता है? तो WBC की अधिकता जब होता है, बढ़ जाती है, अनिश्चित रूप से उसका निर्माण होने लगता है WBC का जहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है? कैंसर बनने लगता है। ठीक है, और कैंसर तो ब्लड कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाएंगे 14 नंबर में।
14 नंबर में है क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म मतलब हिंदी में कहते हैं आवृत्त बीजी के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं। देखो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त बीजी, सभी फूल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले पौधे, फूल वाले पौधे होते हैं। और फूल वाले पौधों पर क्या होता है, फल होता है, और फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज होते हैं, वो आते हैं सारे एंजियोस्पर्म में। तो प्रजनन भाग कहाँ पे होता है, फूल, पुष्प पे, पुष्प में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाएंगे हम 15 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी कैसे रोग होता है, तो जो हमारे आँख में क्या होता है, दो सेल होती हैं, शंकु और शलाका, उन्हीं में क्या होता है कि एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है, वो रोडोप्सिन में नहीं बदल पाता। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑप्सिन प्रोटीन जो होता है उसमें विटामिन जब ए यूज में आता है तो वो रोडोप्सिन में बदल जाता है। अब अगर रोडोप्सिन में नहीं बदलेगा तो रतौंधी रोग हो जाता है। बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी से। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया भी विटामिन B12 से। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी होता है बीमारी, संक्रामक, एक संक्रामक बीमारी होती है। संक्रामक का मतलब हवा पानी इनसे छूने से फैलने वाली बीमारी, क्योंकि ये जीवाणुओं से होता है, इसके जो जीवाणु होते हैं हवा पानी और छूने से फैलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी किसको प्रभावित करती है, तो टीबी प्रभावित करती है फेफड़ों को, फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाएंगे हम 16 नंबर पे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो फुल फॉर्म पे आधारित है, UNFCCC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, UNFCCC, तो इसका जो पूरा नाम है, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशंस, एफ से हो जाएगा फ्रेमवर्क, और जो ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी का मतलब है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो जो क्लाइमेट चेंज होता है उसी पे आधारित एक सभा है UNFCCC। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पहला ए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 16 नंबर के बाद आ जाएंगे हम 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस, आउटपुट इनपुट डिवाइस पता है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो जो डिवाइस का यूज करते हैं, जो वस्तुओं का यूज करते हैं वो इनपुट होता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट होगा। और जो कंप्यूटर हमको बाहर भेजता है, दिखाता है, जो हमको कंप्यूटर पे दिखता है, जिस जिस चीज़ पे हमको बाहर वस्तु निकलती हुई या दिखती हुई प्रतीत होती है वो क्या होता है, आउटपुट। ठीक, तो आउटपुट बताना है तो मॉनिटर, मॉनिटर वही होता है जो टीवी टाइप का होता है, उसको मॉनिटर कहते हैं। तो इसमें हमको दिखता है प्रिंटर, प्रिंट करके हमको बाहर दिखता है, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होता है। सीडी और फ्लॉपी डिस्क ये क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। स्कैनर से क्या होता है, इनपुट करते हैं, प्रिंटर्स क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट इसमें दोनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाएंगे 18 नंबर पे। 18 नंबर में है सेलरॉन, पेंटियम और कोर। कोर का तो नाम पक्का ही सुना ही होगा। पेंटियम और सेलरॉन ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं। क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाएंगे 19 नंबर में। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
चलाया होगा तो नोट पैड जरूर देखा होगा, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो नोट पैड होता है केवल इसमें हम लिख सकते हैं, है ना, लिख के कोई भी पैराग्राफ कुछ भी बना सकते हैं। तो केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या हो जाएगा, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। चित्र नहीं बना सकते हैं, इसको बनाएंगे तो किस में बनाएंगे, चित्र तो कई चीज़ों में बना सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 में आ जाएंगे। 20 नंबर में है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। मोबाइल के जरिए जो हम तुरंत फ़ोन पे गूगल पे कर देते हैं, तो जो धनराशि है पैसा भेजने का काम करते हैं वो किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो इसी का फुल फॉर्म होता है, सी आंसर हो जाएगा इसका, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, और इसका संचालन भारत सरकार की संस्था एक होती है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआई करता है, ये भारत सरकार की संस्था है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसी से मोबाइल के जरिए तुरंत पैसा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण क्या नाम है। FCCB का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है, कमर्शियल करेंसी, या देखो एफ से हो जाता है फॉरेन, सी से हो जाएगा कमर्शियल या करेंसी, फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, कमर्शियल बॉन्ड। ठीक है, फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, तो किस में है, फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, ये पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर में क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ICAO का मुख्यालय। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो मॉन्ट्रियल में स्थित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ पे स्थित है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, और कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, तो कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल भी कनाडा में स्थित है। ठीक, मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन कौन सा हुआ था, मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था, नाम सुना होगा जब, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो 1987 में। ठीक है, 1987 में एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता ना, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। चलिए 22 नंबर के बाद आ जाएंगे हम 23 नंबर पे। ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, ये आया था, निम्न में से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। तो 2021 में जब पेपर हुआ था
एनटीपीसी का, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कल्बे सादिक, कल्बे सादिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। कल्बे सादिक को पद्म भूषण दिया गया था 2021 में, आध्यात्मिक गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 23 के बाद 24 में आ जाएंगे। 24 में है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के सासाराम में, बिहार के सासाराम में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है। आगरा के सिकंदरा में किसके स्थित है? आगरा के सिकंदरा, आगरा के सिकंदरा में अकबर का। ठीक है। और आगरा के राम बाग में पहले बाबर को दफनाया गया, फिर वहाँ से निकाल के उसको अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया था ना। दिल्ली में किसका मकबरा? हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती है ना, इनका मकबरा कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और जो हुमायूं का मकबरा है उसी का डिजाइन, उसी के तौर पे किसको बनाया गया था? ताजमहल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। 25 में है क्वेश्चन, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया, जो कालबेलिया है एक जनजाति भी है ना, और लोक गीत और नृत्य से संबंधित किस राज्य से है? तो ये राजस्थान में कालबेलिया। कालबेलिया एक जनजात भी है राजस्थान की। ठीक है। सांप वहाँ पकड़ने का काम करते हैं, तो ये राजस्थान के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। 26 में है कि भारत की केंद्र सरकार ने 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ठीक है। तो देखो, एक बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आ जाइए 27 नंबर में। 27 नंबर देखो, पर्यावरण से संबंधित है। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया, मतलब इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली का मतलब है कि कुछ समय बाद वो अपने आप नष्ट हो जाए, है ना, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए नष्ट हो जाना। ठीक। तो इको फ्रेंडली वही चीज़ें होती हैं, जैसे कागज़ हो गया, तो कागज़ कुछ दिन बाद अपने आप खराब हो जाता है, गल जाता है, तो गल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जल्दी से क्या होता है? खराब, जल्दी से गलता नहीं है, बहुत सालों में गलेगा, तो इसलिए वो उसको इको फ्रेंडली नहीं मानते हैं। तो जैसे ऑप्शन है यहाँ पे, सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटाना, तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का निपटान, प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, या फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो पर्यावरण के अनुकूल मतलब इको फ्रेंडली इसमें कौन सा है? देखो, तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, जैसे कोई जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, कोई खराब चीज़ है, तो तालाब में डाल के उसको खराब कर देंगे, तो तालाब के पानी को खराब कर देगा, इसलिए ये नहीं है इको फ्रेंडली। प्लास्टिक तो जल्दी गलता नहीं है, ये भी अब बेकार है ना, इको फ्रेंडली नहीं है। रासायनिक उर्वरक इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो सूखे पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं, अगर उनको मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो वो अपने आप कुछ दिन बाद एकदम ख़त्म हो जाएंगे, वो भी मिट्टी बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, समझ में आया? ये पर्यावरण से जुड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीपीसी में पर्यावरण से 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में आ जाइए। 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बना हुआ है? चिनाब नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे कौन सा किला बना हुआ है?
तो इसमें सारे किले हैं, ये ज़्यादातर सारे जम्मू कश्मीर के ही हैं। जैसे बहू का किला हो गया, ठीक है, ये तवी नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। हरी पर्वत, ये भी जम्मू कश्मीर में, डल झील के पास। अखनूर का किला ये है आपका कहाँ पे, चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी पता है कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से। बारालाचा ला दर्रा यहाँ से निकलती है, ठीक है। और दो नदियों के नाम, एक चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा नदियों के नाम पर निकलती है। इन दो नदियों के मिलने से क्या बनता है, चिनाब नदी। चिनाब नदी का पुराणों में नाम क्या है, आस्किनी, आस्किनी पुराणों में नाम, ठीक है। चंद्रा भागा दो नदियों निकलती हैं और उन्हीं के संगम से क्या बनती है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी का पुराणों में नाम क्या है, आस्किनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आ जाएंगे 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, विंसन पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की द्वीप में स्थित है। तो विंसन, माउंट विंसन जो है, माउंट विंसन मैसिव इसका पूरा नाम है, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। अब जैसे कह दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को। एशिया की तो पता ही है, जो एशिया की है वही नेपाल में स्थित है, और वही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। अर्जेंटीना में स्थित है एंडीज पर्वत पे। और बचा कौन सा है, यूरोप। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बताइए कमेंट में। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट बताइए। चलिए, तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। माउंट एल्ब्रुस है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और ये काकेशस पर्वत पे स्थित है। काकेशस पर्वत जो रूस के बॉर्डर पे पड़ती है, काकेशस पर्वत, ठीक है। चलिए, उत्तरी अमेरिका, इसी में सबको बता देते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डेनाली, माउंट डेनाली, इसी को माउंट मैकिनले भी कहते हैं। तो सभी महाद्वीप के हमने बता दिया, यूरोप की माउंट एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियस्को, एशिया की माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, अंटार्कटिका की कौन सी है, विंसन मैसिव, और उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली। ये सारे महाद्वीपों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आ जाएंगे हम 30 नंबर पे। तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किसके शासन के दौरान कराया गया था। धामेक स्तूप, तो देखो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पहली बात तो इसमें कौन सा वंश है, तो पूर्ण रूप से तो यहाँ पे आपका मौर्य वंश है ना। वैसे नंद वंश के समय भी थे, शुंग वंश के समय भी थे, खंडो वंश के समय भी थे, लेकिन मौर्य वंश में जो अशोक थे, इन्होंने ही करवाया था। कहाँ पे, सारनाथ में, वाराणसी के पास पड़ता है सारनाथ, सारनाथ में ही है आपका धामेक स्तूप, है ना, अशोक ने करवाया था। नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद, कौन है, महापद्मनंद,
कंडो वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव। वसुदेव वसुदेव। और शुंग वंश के संस्थापक तो पता ही है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, 30 क्वेश्चन बहुत हैं, लंबी क्लास हो जाएगी ज़्यादा। तो कैसे लगे क्वेश्चन आप लोगों को? उम्मीद है सभी को पसंद आए होंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।